Hi, today we're gonna discuss about Article 12 and 13 of Indian Constitution. Article 12 defines state. It defines the term state for the purpose of fundamental rights. So जो fundamental rights हैं ये हमें against the state मिले हैं. State हमारे fundamental rights को ले नहीं सकता है. Fundamental rights हमारे constitution के आते ही हमें मिले थे, पर वैसे जो fundamental rights हैं हमारे वो at the origin of the human race we had from with us, पर हमने जो इनको legal sanction दी थी वो after the Indian Constitution through the model of American Constitution. अब स्टेट में आता क्या है? स्टेट इंक्लूड करता है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और वही गवर्नमेंट लेजिस्लेचर हर एक स्टेट के अंदर, और या फिर कोई लोकल अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब जो स्टेट है क्या इंक्लूड कर रहा है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, government and the legislature of each state, a local or other authority within the territory of India, all local or other authorities under the control of government of India. Now, the first two points जो स्टेट में इंक्लूड करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड legislatures and government of each state, that includes the executive and the legislature organs of the union and states. Now, जो टर्म गवर्नमेंट है वो इंक्लूड करती है डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं जो कि कंट्रोल में होते हैं अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून. नाउ लोकल अथॉरिटीज that includes a municipal board, town area committee, a village panchayat, improvement trust, a mining settlement board, a municipal corporation, a park trust, a port trust. Now, other authorities, this is not defined in constitution actually, nor in any statute. It is thus left for the constitution to interpret this expression as to determine the scope and width of the fundamental. So, जो इंटरप्रिटेशन है वो हमेशा कोर्ट द्वारा होती है, और ये उसकी विड्थ देखने के लिए इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, इसलिए कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया गया है. नाउ जो एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटीज है ये इंटरप्रेट हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन मद्रास हाई कोर्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई. अब इंटरप्रिटेशन का एक रूल होता है ई जस्टिस जनरस. ये वो अथॉरिटीज हैं जो कि इंक्लूड हुई हैं इन द एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटीज विच आर ऑफ द लाइक, जो कि एक ऐसे नेचर की है और ऐसे अथॉरिटीज की हैं जो कि नेम कर रखी है आर्टिकल 12 के अंदर, जिसके अंदर हम कह रहे हैं यूनियन एंड पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट आ जाता है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स आ जाता है, लोकल अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज. अगर इसी जो ये एक्सप्लेन कर रखा है आर्टिकल 12 के अंदर, अगर इसके अंडर जो ये जो हेड्स हैं इसके अकॉर्डिंग अगर कोई इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट अथॉरिटी बनी हुई है तो वो अंडर द आर्टिकल 12 आएगी. एंड दैट इज एन sovereign functions here, local or other authorities outside India but under the control of government of India. Now this includes the agency of state जो कि ऑपरेट कर रही हो आउटसाइड द इंडिया. एंड these words mean to extend, जो ये वर्ड्स डाले गए हैं ये एक्सटेंड करने के लिए ऑपरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू टेरिटरी, वो टेरिटरी जो कि आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, जो कि मैंडेटरी है और ट्रस्ट टेरिटरीज हैं. सच एरियाज में बी प्लेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट. नाउ जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है इन्होंने कहा कि भी इंडिया जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा सो फार एज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल जहां तक कंसर्न है बिटवीन इट्स ओन नेशनल्स and those of other countries which might come under the administration of India under some international agreement or the like. Now there is a case of Mastan Sahib versus Chief Commissioner Pondicherry. The Supreme Court ने held किया कि भी जो कंट्रोल इन बी जैग कर रखा है आर्टिकल 12 के अंदर, जो कि यूनियन दे रखी है, स्टेट लेजिस्लेचर दे रखी है, गवर्नमेंट यूनियन की दे रखी है, स्टेट लेजिस्लेचर दे रखी है, लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज दे रखी हैं, वो ही कंट्रोल होंगी जो इसके अंदर आर्टिकल 12 के अंदर दे रखी हैं इन केस ऑफ अ प्योरली एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बट नॉट इन द केस ऑफ जुडिशियल
or quasi-judicial authority. Now, the relief for the violation of the fundamental rights could be given against the executive orders of an authority functioning outside India, but under the control of government of India. भी outside तो काम कर रही है, but वो कंट्रोल में होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तभी हम आपको फंडामेंटल राइट्स की जो वॉलेशन होगी उसको हम रिलीफ दिलवा सकते हैं उसके लिए ना. The court in such cases could pass suitable orders, order pass कर देगी against the government of India, directing them to give effect to the decisions of the court by using their power of control over that authority. देखो कोई भी अथॉरिटी हमारी स्टेट की एजेंसी अगर आउटसाइड द इंडिया काम कर रही है, तो जैसे कि ये पौंडीचेरी वाला केस है, आउटसाइड इंडिया काम कर रही है, आउटसाइड द स्टेट, तो जो हमारी स्टेट की एजेंसी होगी जो ऑपरेट हो रही है वो अंडर द वो तभी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिलीफ दिलवा सकती है जब उस एजेंसी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अधिकार है, मतलब वो रूल कर रही है, वो अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो जो भी अदर अथॉरिटी है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब क्वेश्चन ये है कि क्या स्टेट के अंदर जुडिशरी आती है, जो आर्टिकल 12 है, क्या उसके अंदर जो जुडिशरी का ऑर्गन है वो आएगा? सो देखिए, हमने जो सा ये मॉडल है हमारा फंडामेंटल राइट्स का, ये हमने यूएसए के मॉडल, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के मॉडल के अकॉर्डिंग लिया है. अब क्या है कि भी जो यूएसए के अंदर जो जुडिशियल डिसीजन है ना, वो इंक्लूड करता है कंसेप्ट ऑफ स्टेट एक्शन के अंदर फॉर द पर्पज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. इंडिया के अंदर क्या है, ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रखा है, इसलिए जो जजमेंट ऑफ द कोर्ट्स है वो चैलेंज नहीं हो सकती ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट दे कंट्रवेन द फंडामेंटल राइट. पर जो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था बुधन चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि भी स्टेट के किसी भी ऑर्गन एक्शन, वेदर वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या जुडिशियल हो, अगर वो कंट्रवेन कर रहा है आर्टिकल 14, वो वॉइड होगा. Now, the court, however, limited the application of Article 14, limited कर दी कोर्ट ने आर्टिकल 14 के एप्लीकेशन को to judicial decisions, only to case involving willful and purposeful discrimination. If there is a willful and purposeful discrimination in the judiciary, then obviously you can go in the court for the reliefs against the Article 13. अब आर्टिकल 13 कहता है कि भी जो लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स. ओके, ना जो आर्टिकल 13 है ये टीथ प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट्स को. लाइक वी कैन से दैट फंडामेंटल राइट्स आर आवर लाइक फेस, and if someone gonna slap on our face, then what we will do, mostly when we were kids we used to bite, we used to hit them back. So we can say that article 13 is a teeth to the fundamental rights. और ये डिक्लेयर करता है कोई भी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, अगर वो इनकंसिस्टेंट है या फिर वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, तो वो वॉइड होगा. अब जो मेन ऑब्जेक्ट है आर्टिकल 13 का, वो सिक्योर करता है पैरामाउंटिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एस्पेशली विद रिगार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स. सो मेन जो आर्टिकल 13 है वो किस चीज के लिए है, टू सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स. कैसे? अब मान लो कोई भी, इट इज सेड टू बी द चार्टर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. नाउ दिस पावर जो है ये एक्सरसाइज की जाती है कोर्ट द्वारा अंडर द आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32 ऑफ द कोड. अब ये क्या है कि भी कोर्ट है वो डिक्लेयर कर सकती है किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर वो इनकंसिस्टेंट है विद द राइट्स जो कि कंफर्म कर रखे हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. अब जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है ओवर द लेजिस्लेटिव एक्शन, वो हैज बीन डिक्लेयर्ड. अब जो जुडिशियल रिव्यू है ये डिक्लेयर कर रखा है एज एन इंटीग्रल एंड एसेंशियल फीचर of constituting part of the basic structure of the constitution. So judicial review is the basic structure of the constitution. Article 13 क्लोज 1 एंड 2 ये डिक्लेयर करते हैं कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट होगा हमारे अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ तो वो वॉइड होगा. अब इसका मतलब ये है कि भी वो पार्ट ऑफ द लॉ इनकंसिस्टेंट होगा जो कि कंट्रवेन कर रहा है आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ. ये वही पार्ट होगा जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ कंट्रवेन कर रहा है और वही वॉइड होगा अंडर आर्टिकल 13 एंड नॉट द होल लॉ. वो पूरा का पूरा लॉ वॉइड नहीं होगा, ओनली दैट पार्ट विच इज कंट्रवेनिंग विद योर फंडामेंटल राइट्स. नाउ जो कोर्ट अप्लाई करती है इसके अंदर एक डॉक्ट्राइन अप्लाई करती है, वो है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी, टू सेपरेट द वैलिड पोर्शन ऑफ द लॉ फ्रॉम द इनवैलिड पोर्शन. ऐसे ही एक केस था सत्यवती शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें जो कोर्ट थी इसने इन्वोक किया रूल ऑफ सेपरेबिलिटी को और स्ट्रक डाउन किया ओनली सेक्शन 14 क्लोज 1 clause E of the Delhi Rent Control Act 1958, which was held to be violative of Article 14 since it discriminated between the premises let
for the residential and non-residential purpose when the same were required bona fide by the landlord, जो कि required थी लैंडलॉर्ड द्वारा bona fidely, तो वो डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी आर्टिकल 14 का. दिस इज व्हाई दे स्ट्रक डाउन द section 14 clause 1 clause e of that, not the whole law. Okay, so this is an example of the rule of doctrine of severability. डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स. अब जो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स है इसका मतलब यही है कि भी इनकंसिस्टेंट लॉ वो डेड लॉ नहीं हो जाते बट वो इक्लिप्स हो जाते हैं फॉर द टाइम बिंग. किसके द्वारा? फंडामेंटल राइट द्वारा वो इक्लिप्स हो जाते हैं. अब जो इफेक्ट है सब्सिक्यूट अमेंडमेंट का वो इसलिए था टू रिमूव द शेडो एंड टू मेक द लॉ फ्री फ्रॉम ऑल ब्लेमिश इन्फर्मिटी. ऐसे ही केस था केशवानंद माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि भी कोई भी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले था अगर वो इनकंसिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट वो वॉइड नहीं होगा फॉर ऑल पर्पसेस और फॉर ऑल टाइम्स और फॉर ऑल पर्सन. सच लॉ बिकम वॉइड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी विद द फंडामेंटल राइट. वो तभी वॉइड होगा जब वो इनकंसिस्टेंट होगा टू द एक्सटेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. अब जो लॉ है वो बिकम what cure persons whose fundamental rights violated. ये जो लॉ है वो इनकंसिस्टेंट तभी होगा जिसका फंडामेंटल राइट इसने वॉलेट किया है. ऐसे ही जो है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स ये एप्लीकेबल नहीं होता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के ऊपर. जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो लॉज है ये डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स उसके ऊपर नहीं लगती है. ये उसी के ऊपर लगती है जो लॉ इनकंसिस्टेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले लॉ थे. अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन क्लोज 1 एंड क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 13. अब जो कोर्ट हेल्ड करता है while under clause 1 a pre-constitutional subsisted except to the extent of inconsistency with the provision of the part 3. जो no post constitutional law होगा वो could be made with the contravening the provision of part 3. कोई भी ऐसा law जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले है वो कंट्रोवेट नहीं करना चाहिए पार्ट 3 के एंड देयरफॉर द लॉ टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रोवेट वुड बी nullity एंड द इंसेक्शन वो नल हो जाएगा. अब जो क्लोज 2 है आर्टिकल का वो क्लियर करता है और प्रोहिबिट करता है स्टेट को फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ वो जो कि कंट्रोवेंशन कर रहा हो प्रोविजन ऑफ पार्ट 3 के साथ. कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी स्टेट जो कि कंट्रोवेंट करे हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ. डॉक्ट्राइन ऑफ वेवियर एंड फंडामेंटल राइट्स. अब ये एक्सप्लेन करता है कि भी एक पर्सन है वो इंटाइटल होता है कई राइट्स और प्रिविलेजेस के लिए. अब जो वेवियर है ये काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टीज एंड अ पार्टी. उन पार्टीज के बीच में जो कि फुली नोइंग है अपने राइट्स के बारे में और वो एग्री करते हैं इस चीज के ऊपर नॉट टू असर्ट दैट राइट की भी उस राइट को असर्ट नहीं करेंगे वेव कर देंगे फॉर कंसिडरेशन. वंस द पर्सन वेव्ड हिज राइट ही वुड नॉट बी अलाउड टू क्लेम आफ्टरवर्ड. अगर उसने एक बार अपना इस राइट को वेव कर दिया तो उसके बाद वो अलाउड नहीं होगा इसको क्लेम करने के लिए अगेन. ऐसे ही केस था बाशरनाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जिसमें जो कि पिटिशनर का केस था वो रेफर्ड हुआ था टू द इन्वेस्टिगेशन कमीशन अंडर द एक्ट 1947 एंड वाज फाउंड टू हैव कंसील्ड. इसने अपनी इनकम को कंसील किया था ऑफ द tune of rupees 4,47,915 with a view to escape heavier penalty. इसने अपनी इनकम को कंसील किया just to escape heavier penalty and he agreed to pay 3,50,000 by installment of 5,000 per month by way of arrears of tax and penalty. जो एग्रीमेंट था वो रीच्ड हुआ इन मई 1954 में ये जाके खत्म हुआ अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द सेड एक्ट एंड द पिटिशनर पेड a number of installments. Definition of term law and laws in force article 13 clause 3 and 4. अब जो आर्टिकल 13 clause 3 and clause A है वो प्रोवाइड करता है कि जो टर्म लॉ है ये इंक्लूड करती है एनी ऑर्डिनेंस ऑर्डर bylaw rule regulation notification custom or uses having in the territory of India for the force of the law. कोई भी ऑर्डिनेंस ऑर्डर बाय लॉ रूल ऑफ लॉ जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर इन्फोर्स है. अब जो टर्म लॉ है ये रेफर नहीं करती इनेक्टेड लॉ बाय द लेजिस्लेशन ओनली बट इंक्लूड्स इवन वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स होते हैं इशूड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. ऑर्डिनेंस होते हैं जो कि इशूड किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा और द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स जो कि इनको कंफर की गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जब हम अपनी पावर्स को डेलीगेट कर देते हैं बाय सच रूल्स ऑर्डर रेगुलेशंस एंड नोटिफिकेशन बाय लॉज. तो जो भी ऐसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन द्वारा रूल्स ऑर्डर रेगुलेशन निकाले जा रहे हैं
वो टर्म लॉ के अंदर आएंगे। अब आर्टिकल 13 क्लोज 3 क्लोज बी जो है, लॉज इन फोर्स इंक्लूड वो लॉज जो कि पास किए गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, जो कि एप्लीकेबल थे टू इंडिया, लाइक द फगिटिव ऑफेंडर्स एक्ट 1881। ऐसे ही आर्टिकल 13 क्लोज 4 कहता है कि भी नथिंग इन दैट सेक्शन विल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर दिस आर्टिकल। ऐसे ही गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने by majority of 6-5 overruled Shankari Prasad and held that जो टर्म लॉ है आर्टिकल 13 की, वो did not include an amendment of the constitution passed under 360A. These decisions led to the passing of the constitution 24th amendment act 1970